अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी कल लास्ट लेक्चर में डिस्कशन चल रही थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 2। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसका जो पार्ट ए था उसको हमने कवर कर लिया था। पार्ट ए वाज रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंसेस विद द बैलेंसेस एज पर बुक। रिकंसिलिएशन हमने बना ली थी और अब हमें पार्ट बी को देखना है। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल बी एंड जी, आल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल एज ऑन 31 मई 2003। के लिए हमारे पास इन्वेंट्री में आपने देखा होगा कुछ किताबों में आ रही हैं गुड यूनिट्स और कुछ आ रहे हैं कंटेमिनेटेड यूनिट्स। तो कंटेमिनेटेड यूनिट्स को उसने का अलहदा बताओ और बाकी गुड यूनिट्स की वैल्यू अलहदा बताओ। अगर इसकी जगह सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कह देता तो भी ठीक था जी। तो कल पहले बात शुरू करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में गपशप की थी फिजिकल बैलेंसेस की रिकंसिलिएशन से। तो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, सॉरी समझ नहीं आई मुझे। हाँ जी जी जी, पहले कौन सा, ऊपर कौन सा लिखना है? बेटा किताब तो आप परपेचुअल लिखते जा रहे हो, किताब तो हर वक्त लिखी हुई है, उसको आपने लिखना नहीं है। फिजिकल काउंट आपने करना है और उसको मैच करना है किताब से। किताब तो जब आपने खरीदी है लिख दी है, जब इशू किए लिख दिए, उसमें बैलेंस अपडेट करते के साथ साथ फिजिकल काउंट पीरियड एंड पे किया जाता है और फिर देखा जाता है कि भाई क्या ये हमारे फिजिकल जितने यूनिट्स पड़े हुए हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इतने ही होने चाहिए थे, कोई डिफरेंस है, उसको जैसे हमने रिकंसाइल कर लिया पहले, वो हमने रिकंसाइलेशन देख ली है। अब हमें वैल्यूएशन पे जाना है जी। एनी अदर क्वेश्चन रिकंसिलिएशन से जो लास्ट लेक्चर में हुई हमारी? अच्छा जी, रिकंसिलिएशन चूंकि अब सोल्यूशन मेरे सामने बोर्ड पे है नहीं तो मैं ये वाला सोल्यूशन आपके सामने लाता हूं और फिर इसके रेफरेंस से हम वैल्यूएशन पे आगे बात शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन विद दिस बी फर्स्ट। ये केमिकल बी की कहानी है। ये हमने लिए थे बैलेंस एज पर रिकॉर्ड और ये हमने लिया था बैलेंस एज पर फिजिकल। अब आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है, गुड यूनिट्स की अलहदा और डैमेज यूनिट्स की अलहदा। डैमेज यूनिट्स या कंटेमिनेटेड यूनिट्स तो हमें पता है, वो तो कितने हैं वो ये आ रहे हैं जनाब। नोट नंबर किसमें जी? नोट नंबर 3 में। ये कंटेमिनेटेड यूनिट की कहानी है। 95 लीटर बी के हैं और 105 लीटर जी के हैं, ठीक है जी। तो मैं अगर यहाँ पे इस तरह बना लूँ बात के क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं, इसका पार्ट बी देख रहे हैं और पहले हम बी की वैल्यूएशन को देखें। हमारे पास गुड यूनिट्स हैं, हमारे पास कंटेमिनेटेड यूनिट्स हैं। हमें इनकी कॉस्ट देखनी है, हमें इनकी एनआरवी देखनी है। सॉरी, पहले यूनिट्स ले लेते हैं, यूनिट्स कितने हैं, फिर कॉस्ट ले लेते हैं, फिर एनआरवी ले लेंगे और फिर वैल्यू ले लेंगे लोअर पे वैल्यू। वैसे बाय द वे सवाल में तो फिर पढ़ लूं, मैं कुछ समझने में गलती तो नहीं की मैंने। सॉरी, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो गुड यूनिट्स है ना, इनकी एनआरवी क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, उसने मांगी, उसने कहा इसकी कॉस्ट बताओ। सवाल को इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, गुड्स इनमें जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट बताओ और जो कंटेमिनेटेड यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू बताओ। और हमने पढ़ा हुआ है कि कंटेमिनेटेड की वैल्यू होगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन पे यह असूल नहीं लगाना, इनकी वैसे बाय द वे एनआरवी क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, हमें हम लगा भी नहीं सकते, लेकिन उसने क्लियरली बता दिया है इनकी कॉस्ट बतानी है और इनकी वैल्यू बतानी है। तो कॉस्ट और वैल्यू का फर्क हमें पता है। जब वैल्यू कहा जाए तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का असूल लगता है, जब कॉस्ट कहा जाए तो एफ को 5 जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो कंटेमिनेटेड यूनिट्स की कहानी हम पहले देखते हैं। हमें बी के कंटेमिनेटेड यूनिट्स कितने हमारे पास?
बी के कंटेमिनेटेड यूनिट्स 95 और इनकी एनआरवी 20। ये बी की कहानी है। इसी तरह हम जी का टेबल भी नीचे बना लेते हैं, सेम यही कॉलम जी के लिए भी बना लेते हैं। इसके भी गुड यूनिट्स, इसके भी कंटेमिनेटेड यूनिट्स। यूनिट्स जी के कितने कंटेमिनेटेड भाई? 105 और इनकी एनआरवी 50। अच्छा जी, इसकी भी हमें एनआरवी नहीं चाहिए हमें, ठीक है जी। और फिर हमने यहां पे वैल्यू लेनी है। अब मुझे क्या चाहिए? यहां पे यूनिट्स चाहिए और यहां पे कॉस्ट चाहिए। इसकी जो कॉस्ट होगी वही कॉस्ट इसकी होगी। कंटेमिनेटेड यूनिट्स तो कॉस्ट तो वही है ना, बड़े बड़े खराब हो गए, बस खरीदने पे खर्चा तो वही आया होगा। तो यहां पे यूनिट्स चाहिए। ये जनाब मेरी बेसिकली एक वैल्यू, दो वैल्यू, ये जो दो वैल्यूज आ जाएंगी तो मेरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये तीसरी वैल्यू तो सेम है, जो ये आएगी वही यहां पे आनी है, सेम है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं गुड यूनिट्स की। मेरे पास गुड यूनिट्स जो मेरी बैलेंस शीट में मेरे एसेट के तौर पे आने चाहिए वो कितने हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ी है ना आपने? बैलेंस एज पर बुक आपको दिया जाता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है, और कुछ एडजस्टमेंट्स एंट्रीज बता दी जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस बता दिए जाते हैं जिनकी मदद से आप रिकंसिलिएशन बना लेते हो। यही काम यहां पे हुआ। फिजिकल बैलेंस दिया गया हमें कितने हैं, और बैलेंस एज पर बुक्स दिए गए कितने हैं, और कुछ डिफरेंसेस बताए गए, हमने रिकंसिलिएशन बना ली। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश बैंक बैलेंस कौन सा जाता है? बैंक स्टेटमेंट वाला या बैंक बुक वाला? मेरा सवाल दोबारा सुनो। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो बैंक बैलेंस जाएगा वो बैंक स्टेटमेंट वाला जाएगा या आपके बैंक लेजर वाला जाएगा? कौन सा? लेजर वाला जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हो? एडजस्टमेंट के बाद जाता है। आप बैंक बुक का बैलेंस उठाते हो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उठाते हो, इनको रिकंसाइल करते हो। रिकंसिलिएशन के बाद आपको पता लगता है भाई हमारे रिकॉर्ड में कुछ गलतियां हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने डाले हुए, हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। कोई अनरिकॉर्डेड बैंक चार्जेस हैं, कोई अनरिकॉर्डेड बैंक इंटरेस्ट इनकम है, बैंक ने क्रेडिट किया हुआ, हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। तो हम करते क्या है, पहले रिकंसिलिएशन बनाते हैं, फिर हम उस रिकंसिलिएशन में कुछ एरर्स होती हैं हमारे रिकॉर्ड की, उनको दुरुस्त करते हैं। फिर दुरुस्त करने के बाद जो हमारा बैंक बुक, बैंक लेजर का बैलेंस होता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। सेम यहां पे होने वाला है, यहां पे भी सेम होने वाला है कि भाई हमारे पास अपनी किताबों का एक यूनिट्स पता है हमें कितने हैं, हमें पता है हमारी किताबों में यूनिट्स कितने आ रहे हैं, हमारे पता है हमारे पास फिजिकल कितने पड़े हैं। इस रिकंसिलिएशन बनाने में देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच वी हैव आइडेंटिफाइड। हमने उन एरर्स को अपने रिकॉर्ड में दुरुस्त करने हैं, और फिर जो रिकॉर्ड में यूनिट्स बचेंगे वही जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सेम वही काम है, ना ये यूनिट जाने हैं ना ये जाने हैं, बल्कि रिकॉर्ड को पहले दुरुस्त किया जाएगा, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट में, बैंक रिकंसिलिएशन में आप करते थे। बैंक रिकंसिलिएशन के बाद अगला स्टेप होता था जो एरर्स हैं, जो अनरिकॉर्डेड एंट्रीज हैं, उनको पोस्ट किया जाए, दुरुस्त किया जाए बैंक बैलेंस, फिर हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। यही काम ये होगा, यहां पे होगा। पहले इसको दुरुस्त करेंगे और फिर इसमें जो बैलेंस बचेगा यूनिट्स का, उसको हम लेके जाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन में। अब जरा यहां पे मैं इसके लिए से वर्किंग वन बनाता हूं, मैं बी के यूनिट्स के लिए वर्किंग वन बनाता हूं। मैं वर्किंग वन यहां पे प्रेजेंट करता हूं। स्टॉक करेक्टेड, इसको मैं लिखता हूं करेक्टेड यूनिट्स इन हैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास 310। अब मैंने देखना है इसमें मैं क्या क्या एडजस्टमेंट डालनी है। ये मेरे पास एडजस्टमेंट्स हैं, इनमें से मैं देखता जाता हूं कौन कौन सी एडजस्टमेंट मुझे अकाउंट में डालनी चाहिए और कौन सी मुझे छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले है जी 150 लीटर्स हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तुझे सुनना, हमारे पास 150 लीटर कस्टमर के पड़े हुए हैं, यही है ना कहानी।
150 लीटर कस्टमर के हमारे पास पड़े हुए हैं। क्या ये यूनिट्स हमारे हैं? क्या ये हमारी बैलेंस शीट में आने चाहिए? दोबारा ध्यान से एक और सवाल सुनो, क्या ये यूनिट्स मेरे इस यूनिट्स में शामिल है? नहीं है, इस बैलेंस में शामिल नहीं है। और क्या होने चाहिए? होने भी नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे इसकी कोई दुरुस्तगी करने की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इस अमाउंट की। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये गलती नहीं है। ये रिकंसिलिएशन में आने वाली हर आइटम गलती नहीं होती। जैसे आपकी रिकंसिलिएशन में, बैंक रिकंसिलिएशन में अनप्रेजेंटेड चेक्स आते थे, क्या अनप्रेजेंटेड चेक्स गलती होती थी? क्या उनकी हम एंट्री डालते थे दुरुस्त करने के लिए? नो, वो एक डिफरेंस की वजह है और जो जेन्युइन रीजन है। सेम ये एक डिफरेंस की वजह है और ये जेन्युइन है। हमें ये कोई हमारे रिकॉर्ड की गलती नहीं है, बड़े हमारे पास हुए हैं लेकिन है कस्टमर के, तो ठीक है भाई, हमने रिकंसिलिएशन में दिखा दिया, बट इसकी एडजस्टमेंट हम नहीं डालेंगे। ये क्या जनाब? इन्वेंट्री रिसीव्ड आफ्टर कट ऑफ डेट टेकन इनटू अकाउंट। इसका जुमला जरा पढ़ लें। ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 250 यूनिट की कहानी है ये, पॉइंट नंबर 4 और 5। पॉइंट नंबर 4 में 250 लीटर का तो कोई जिक्र नहीं आ रहा भाई, आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, 250 लीटर ऑफ बी विच वाज रिसीव्ड ऑन 1 जून। 1 जून को ये वसूल हुए और हमारे सिस्टम में 1 जून को रिसीव हुए, तो क्या मुझे 31 मई को इनको अपने रिकॉर्ड में अपडेट करने की जरूरत है? ये 1 जून को मुझे रिसीव हुए हैं, इसका मतलब मेरे पास फिजिकल इन्वेंट्री में काउंट हो गया, क्योंकि मैंने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की थी 1 जून को। ये बैलेंस मेरा 31 मई का है, इसमें ये शामिल नहीं है। क्या मुझे 31 मई के बैलेंस में इनको शामिल करने की जरूरत है? नो, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नो एडजस्टमेंट। रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन अनरिकॉर्डेड, ये कौन सी तारीख का मामला है जी? नोट नंबर 6। नोट नंबर 6, 100 लीटर्स of B were returned from production on 31st May and remain unrecorded. क्या ये गलती है? यस, ये गलती है। 31 मई को हमें यूनिट्स वापस आ गए और 31 मई को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हमें इनको रिकॉर्ड करने की जरूरत है, तो जनाब हम इनको ऐड करेंगे 100 यहां पे। इकतीस मई को हमें यूनिट्स प्रोडक्शन से वापस आ गए, लेकिन हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया। ये हमारी इन्वेंट्री में पड़े हुए और हमारा एसेट है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रहे, तो इनको रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया, दुरुस्त कर दिया हमने, ताकि हमारे एसेट फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ठीक रिफ्लेक्ट हो। अच्छा जी, इसको हमने कहा जी एडजस्ट कर दिया। इसको हमने कंटेमिनेटेड स्टॉक, क्या कंटेमिनेटेड स्टॉक को हमने इन्वेंट्री में काउंट करना है या अलहदा रखना है? इनको हमने अलहदा वैल्यू करना है ना वहां पे। इनको जब अलहदा वैल्यू करना है, इसमें शामिल है अभी, तो इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि हमने इनको अलहदा जो दिखा दिया, तो यहां से हम 95 माइनस कर देंगे। और आखिरी आइटम रहेगी इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज। हमने 240 यूनिट खरीदे थे, 420 लिख दिए थे। 180 यूनिट्स हमने एक्स्ट्रा इजाफी परचेज रिकॉर्ड कर ली है, इसको या दुरुस्त करने की जरूरत है? ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती की जरूरत है। 180 माइनस कर दो, तो बताइए जनाब, ये है हमारे पास यूनिट्स 135। ये है जनाब हमारे यूनिट्स जो कि हमारी इन्वेंट्री के लिए जाएंगे आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इसी अंदाज में जरा वर्किंग 2 बनाते हुए मुझे आप जी के यूनिट्स बना के दीजिए। जी के कितने यूनिट्स हैं जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे? इसी अंदाज में जी की रिकंसिलिएशन आपके सामने है, इसको रिव्यू कीजिए और वहां से बताइए कितने यूनिट्स हैं जो आपके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। स्टार्टिंग पॉइंट आपका 350 रहेगा। 350 से आप कहानी शुरू करेंगे और फिर रिकंसिलिएशन की तमाम आइटम में
जो एडजस्ट होने वाली हैं उनको दुरुस्त करेंगे और जो एडजस्टमेंट की जिनकी जरूरत नहीं है उनको इग्नोर करेंगे। जी बेटा, कौन सा वाला टेबल? बेटा रिक्वायरमेंट पड़ी किताब की तरह आपके सामने रख, खोलोगे सवाल सामने आएगा तो पता लगेगा ना हम कर क्या रहे हैं। आप तो ऐसे बोलो जैसे एकदम आंख खुली और पूछिए ये क्या हो रहा है। बेटा किताब खोलो, सवाल पढ़ो जो हम कर रहे हैं, तो फिर कुछ बात होगी ना। ये हो गया। कितने यूनिट बनाए? 145। वेरीफाई कीजिए 145 ठीक है जी। ये ये दो एडजस्टमेंट यहाँ पे सिर्फ पास होंगी। टोटल रिकंसिलेशन में हमारी आइटम आ रही हैं 1 2 3 4, 4 में से 2 सिर्फ एडजस्टमेंट पास करनी है हमने और हमारा बैलेंस आ जाएगा करेक्टेड बैलेंस, हमारी किताबों का रेक्टिफाइड बैलेंस आ जाएगा। और ये इस पे हमने अब अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। अब मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक मुझे केमिकल बी की कॉस्ट चाहिए और एक मुझे केमिकल जी की कॉस्ट चाहिए। ये तो मैंने कॉस्ट पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझसे मांगा क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताओ, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा। और मांगा गया है वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड स्टॉक बताओ, ये वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड स्टॉक हो जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। सो कंटेमिनेटेड स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे वैल्यू होगा, और स्टॉक इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट पे हमसे उसने मांगी है, मुझे कॉस्ट डिटरमिन करनी है, तो उसके बाद मेरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, कॉस्ट मेरी कहां से आएगी? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट। क्या करेंगे इसके लिए? हम परपेचुअल सिस्टम के तहत दोनों इन्वेंट्री का स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे। मुझे बताया गया है कंपनी जो सिस्टम फॉलो करती है, कंपनी जो सिस्टम वैल्यू फॉलो करती है, कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से मुझे 31 मई की एवरेज कॉस्ट चाहिए। वेटेड एवरेज मेथड से मुझे 31 मई की वेटेड कॉस्ट चाहिए, बी की भी और जी की भी। और इसके लिए मुझे अब बनाना पड़ेगा स्टोर लेजर कार्ड। स्टोर लेजर कार्ड से ओपनिंग बैलेंस से शुरू होंगे, रिसीट्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, करते करते 31 मई का आखिरी मेरा एवरेज कॉस्ट बैलेंस क्या आता है, उस पे मैंने इन्वेंट्री को लेके चलना है। ठीक है जी, तो बनाइए पहले बी का बनाइए स्टोर लेजर कार्ड, उसकी मुझे कॉस्ट शेयर कीजिए, फिर हम जी का बनाएंगे। बेटा हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है
फिजिकली उसके पास पड़ी हुई है, बट हमारी इन्वेंट्री है, रिकॉर्ड में हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तभी हम उसको हमारी इन्वेंट्री कह रहे हैं ना। हमारी इन्वेंट्री है, रिकॉर्ड में आ चुकी है वो, ठीक है, फिजिकली उधर पड़ी हुई है, तो रिकॉर्ड में कोई दुरुस्ती की जरूरत नहीं है। जी जनाब, बी का स्टोर लेजर कार्ड बनाइए और बी की 31 मई की एवरेज कॉस्ट क्या है, पहले बी की बात करेंगे हम। जी बेटा, बेटा ये किए तो है मैंने, 350 माइनस 105 माइनस 100 145 रिकंसलेशन में से। तो बेटा इशू आफ्टर स्टॉक काउंट, स्टॉक काउंट के बाद इशू है ना, रिकॉर्ड में तो एंट्री हो चुकी है इसकी। बेटा क्यों ऐड होगा? 31 मई को मैंने आपको क्या समझाया था, 4:30 बजे काउंटिंग हो गई है और 4:30 के बाद 4:40 पे इशू हो गया। तो क्या अभी मेरा एसेट है या कंजम्पशन है? एसेट में इसको ऐड तो नहीं करना ना मुझे, ठीक है, ये मेरा एसेट नहीं, इस्तेमाल हो गया, इस्तेमाल हो गया, रिकॉर्ड में माइनस हो चुका है ये, ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन और ये बनाने में, यूनिट्स डिटरमिन करने में, तो पूछिए। 135 यूनिट्स हैं बी के और 145 यूनिट्स हैं जी के। जी बेटा, बेटा सप्लायर के पास पड़े हैं, फिजिकली उसके पास है, बट यूनिट्स हमारे हैं। तो हमारे हैं ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यकीनन रिकॉर्ड में एंटर हो चुके हैं, किताबों में रिकॉर्ड हो गए हैं, फिजिकली हमारे पास नहीं पड़े थे। रिकंसिलिएशन में तभी आए ना भाई, एक जगह है एक जगह नहीं है। रिकंसिलिएशन में कौन सी चीज आती है जो एक सिस्टम में रिकॉर्डेड है, दूसरे सिस्टम में एब्सेंट है, फिजिकली एब्सेंट है लेकिन किताबों में वो रिकॉर्डेड है। किताबों में जो रिकॉर्डेड है तो हमें कोई एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, हम तो किताबों में वो एंट्री डालेंगे जो वहां पे रिकॉर्ड नहीं होती। तो हमारा स्टॉक जो सप्लायर के पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी किताबों में रिकॉर्डेड है। अच्छा, यहां पे मैं एक आपको कैच बता दूं बेटा, जरा तो जैसे कैच बल्कि एक टिप बता दूं, अगर कैच भी है, कैच ये कि भैया 420 नहीं 240 है। जब स्टोर लेजर कार्ड बनाओगे तो इसको 240 रिकॉर्ड करना, ये गलती है ना, याद रखना। और दूसरी बात, जब मैं ये आखिरी 24 मई की आखिरी परचेज रिकॉर्ड कर लूंगा तो इसके बाद 31 मई के इशू को रिकॉर्ड करने से कोई रेट बदलेगा? रेट तो नहीं बदलेगा। मतलब जो रेट 24 मई को निकल आया एवरेज, वही रेट 31 मई को रहने वाला है ना। अब यहां पे तवज्जो से बात सुन लो, क्या मुझे रिक्वायरमेंट सवाल की स्टोर लेजर कार्ड बनाना है या मैं ये स्टोर लेजर कार्ड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए बना रहा हूं? मैं ये स्टोर लेजर कार्ड एवरेज कॉस्ट निकालने के बना रहा हूं, 31 मई की एवरेज कॉस्ट। तो 31 मई की एवरेज कॉस्ट मुझे 24 मई को पता लग गई है, मुझे ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझसे उसने स्टोर लेजर कार्ड नहीं मांगा, मैं तो एक वर्किंग के तौर पे स्टोर लेजर कार्ड बना रहा हूं ताकि मैं एवरेज कॉस्ट जो मेरी 31 मई को होगी वो निकाल पाऊं। और 31 मई की कॉस्ट, हमारी कॉस्ट सिर्फ परचेज पे बदलती है। आखिरी परचेज मेरी बी की 24 मई को है, तो 24 मई के बाद जब परचेज कोई नहीं तो 24 मई के बाद रेट ने बदलना कोई नहीं। तो 24 मई का जो रेट है मैं यहीं पे अपना स्टोर लेजर रोक दूंगा, यहीं से रेट उड़ा के उधर ले जाऊंगा। और सेम केस इधर होने वाला है, इधर भी आखिरी परचेज 24 मई को आ रही है, 24 मई को रोक दूंगा। मुझे ये आखिरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी है, एक्स्ट्रा टाइम मैं जाया करूंगा, 1 मिनट लगा दूंगा इसको रिकॉर्ड करने में। ठीक हो गया? तो बनाइए जनाब स्टोर लेजर कार्ड फटाफट। ये मेरी वर्किंग्स हैं, स्टोर लेजर कार्ड नहीं, बेसिकली मुझे वर्किंग 2 से वर्किंग 3 है ये, और ये वर्किंग 4 है।
किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए हो, यू शुड रेज योर हैंड। बेटा किधर बैठे हो आप? किसका बना रहे हो? बी का बना रहे हो, जी का बना रहे हो? तो बी का डाटा तो बेटा इतना था, ये बी का डाटा, ठीक है ना? तो अब आप कहाँ पहुंच गए? फंस कहाँ गए हो? रुक क्यों गए हो? ठीक हो गया, चलें शाबाश, फटाफट करें, फटाफट करें। 420 नहीं है, इसको तो दुरुस्त कर ना, ये 240 है भाई। ये तो मैंने बताया था, ये गलती है, बताया गया था ना आपको। बेटा लेकिन 560 और 300, ये 860 का इशू है। आप 860 यहीं पे इकट्ठा डाल सकते हो, क्योंकि दोनों सेम रेट में होंगे ना। टाइम सेव करो अपना, 860 इशू डाल दो। बेटा मैं समझा सकता भी ना इतनी देर में, 35 मिनट हो चुके हैं, मैं क्या बताऊँ आपको 35 मिनट में कितनी कहानी गुजर चुकी है। तो कौन सा टेस्ट आपका लेट हुआ, किसने लेट लिया और क्यों लेट लिया? तो बेटा क्लास के बाद दे देते ना टेस्ट आपने। अब चलें, अब फिलहाल अब बर्दाश्त करें, आप सब्र करें। जी जनाब, मुझे कोई बी की एवरेज कॉस्ट बताएगा? 54.21 एवरेज कॉस्ट। जी अब यहां पे तो इसकी तो हमें सिर्फ कॉस्ट लेनी है, तो कितनी है कॉस्ट? 7318, बस इसको डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। और इसकी हमने वैल्यू लेनी है 95 इंटू 20, 1900। लीजिए जी, ये हमारे पास बी का डाटा कंप्लीट हुआ। बी के इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई और बी की इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। जी का स्टोर लेजर कार्ड बनाइए, और जी का स्टोर लेजर कार्ड में ख्याल रखना है ये 250 नहीं है, ये 150 है। जी बेटा, बेटा इनकी टोटल लीजिए, इनका टोटल लीजिए, टोटल वैल्यू को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए, तो एवरेज आता है आपका। जी उस पर नए हर नया इशू लास्ट एवरेज रेट पे किया जाता है।
बेटा दो से कर लो, 2 पॉइंट पे कर लो। बेटा ये 240 है, 420 नहीं, एरर है ये, आपको पता है जी बेटा, लास्ट में है। ये अच्छा, आपने रिसीट इधर डाला हुआ, इशू तो उल्टा लिखा हुआ। इसको आपने कंप्लीट नहीं किया, बी को कंप्लीट किया नहीं, अब जी पे चलोगे। बी कंप्लीट हो गया आपका, तो इसका मतलब कंप्लीट नहीं है ना, गलत गलत गड़बड़ है ना, कोई पूछे ना। फॉर एग्जाम्पल कहाँ तक आए हो, किधर है बी का डाटा, खोलो यहाँ से। ये डाला है आपने, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने। जी बेटा, बेटा बिल्कुल होगी, एक ये रेक्टिफिकेशन आपने की है, एक ये रेक्टिफिकेशन की है, ये 2 रेक्टिफिकेशन है, बिल्कुल हो। बेटा आपका रेट परचेजेस से बदलता है, इसके अलावा नीचे परचेजेस में कोई गलती है आपकी, आपको रेट चाहिए, ठीक है ना। आपको तो रेट यहाँ निकालना है, यहाँ तक रेट निकालना है आपने, रेट जब आ गया कहानी खत्म। आपने इससे और कुछ नहीं उठाना है, यहाँ सिर्फ आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी। हो गया, गुड। क्या रेट आया भाई? 117.81। ये मैच कर लिया, ठीक है। ये नहीं मैच ना बेटा, काफ़ी फर्क है, थोड़ा तो नहीं। कितना आ रहा है आपका? तो ये 116, 1 रुपये का फ़र्क है, राउंडिंग आपका फ़र्क कितना नहीं होता, कोई गलती है भाई। किधर है शेड्यूल, दिखाओ अपना, वर्किंग किधर है इसकी? ये गलत है ना आपने, मैं बार बता थक गया हूँ कि भाई ये गलती है, इसको ठीक करना है। 150 खरीदे थे आपने, 250 लिख दिए आपने गलती से। हो गया, क्या कॉस्ट आई है? 116.92। लीजिए जी, इसकी कॉस्ट क्या आई? 145 इंटू 1 जी, 5 3।
और ये कितना इस पे वैल्यू होगा 525 जी। एनी क्वेश्चन? ये जी हमारे पास कॉस्ट भी आ गई है इन्वेंट्री की, बी की कॉस्ट, जी की कॉस्ट, और ये है कंटेमिनेटेड स्टॉक की वैल्यू, बी के कंटेमिनेटेड स्टॉक की वैल्यू और जी के कंटेमिनेटेड स्टॉक की वैल्यू। वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे है, और इन्वेंट्री के लिए हमें सिर्फ कॉस्ट मेजर करने को कहा गया है, हमें एनआरवी नहीं दी गई, इसलिए वहां पे हम वैल्यू नहीं कर रहे जी। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहां पे? कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। एफको मेथड में स्टोर लेजर कार्ड आपको, आई होप ये भी तो आपने बनाया ना, जैसे हमने डेट वाइज रिसीट, इश्यूज एंड बैलेंस, आपने इस फॉर्मेट में इसको अभी बनाया, रिसीट, इश्यूज एंड बैलेंस। एफको मेथड में यू मस्ट हैव डिस्कस्ड कि आप इसको एक एफिशिएंट वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जब एफको मेथड से डील कर रहे हैं, आप इसको डेट वाइज सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लाएं और 1, 2, 3 कॉलम में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एफको मेथड से जब डील कर रहे हैं तो आप एक ये स्मार्ट फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, एफको में हम इस तरह भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ इसकी जो ये बी की वर्किंग है वो प्रेजेंट करता हूं। बी की वर्किंग हम कैसे स्मार्टली प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले 1 मई का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड यूनिट्स 50 रुपीज के हिसाब से 50,000। इसके बाद 5 मई को इशू है, इसके बाद 5 मई को इशू है। 5 मई को कितने इश्यूज हैं जी? देखिएगा तवज्जो से, 5 मई को 560 है और फिर 9 मई को 300 है। अब ये जरा स्मार्टली काम देखिए, क्या मैं स्टोर लेजर कार्ड बना रहा हूं? अगर तो मैं स्टोर लेजर कार्ड बना रहा हूं तो मैं 2 दफा पोस्टिंग करता, लेकिन मैं वर्किंग बना रहा हूं। अब ये दोनों वर्किंग सेम रेट पे होनी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 5 एंड 9 लिखूंगा यहां पे। 5 मई और 9 मई के टोटल 860 के इश्यूज हैं। 50 रुपए के हिसाब से ये बनेंगे 43,000 के। लीजिए जी, यहां से मैं बैलेंस निकाल लिया, 140 यूनिट्स 50 रुपए के हिसाब से 7,000 के रह गए। दोबारा सुन लो, अगर मैं स्टोर लेजर कार्ड बना रहा था, 5 की एंट्री डाल के अलग बैलेंस निकालता, फिर 9 की एंट्री डाल के अलग बैलेंस निकालता। लेकिन अब चूंकि ये दोनों इश्यूज सेम रेट पे हैं और मैं स्टोर लेजर कार्ड नहीं बना रहा, मैं तो वर्किंग बना रहा हूं, मुझे तो एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो मैंने इनको इकट्ठे करके ट्रीट कर दिया। इसके बाद क्या जनाब, 12 मई की परचेज, 12 मई के परचेज 240 किस रेट पे? 52 पे। कितनी वैल्यू? 12,400 480। इसका हम सम लेते हैं जी, यहां पे 380, इसका सम लेते हैं 19,480, और एवरेज क्या आया 51.26। इसके बाद मुझे 250 का इश्यू देने हैं 18 तारीख को। 18 मई को इश्यूज हैं 250 यूनिट्स, एवरेज रेट 51.26 ही लगेगा। कितनी वैल्यू बनी? 12,815 माइनस करेंगे, ये बचेगा 130, 51.26 6656। इसके बाद 500 की परचेज है 24 मई की। 24 मई की परचेज है 500 यूनिट्स की, किस रेट पे? 55। टोटल वैल्यू कितनी बनी? 2,500। वैल्यू का टोटल कीजिए, कॉस्ट होगी, ये यूनिट्स हो गए 630, वैल्यू कितनी होगी?
34156 और रेट यहां से निकालिए 54.21। लीजिए जी, मुझे इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली ये गलत है, 6665 है, ये क्या बना 165 और एवरेज रेट क्या आया। ठीक है, मेरा वर्किंग ये कंप्लीट होगी, बी की वर्किंग मेरी इस तरह कंप्लीट हो गई है। मुझे डिटेल शेड्यूल नहीं बनाना पड़ा। आपने देखा कि हम स्मार्टली कितना टाइम सेव कर सकते हैं। तो हमें काम करने का तरीका डिटेल भी आता है और हमें एवको में एक स्मार्ट मेथड भी आता है। हमें पता होना चाहिए कि अब हम किस मेथड से चलें। हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे इस रेट पे पहुंचना, इस रेट पे पहुंचे काम खत्म हो गया। इसी अंदाज में हम जी की वर्किंग भी स्मार्टली प्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन? जी मैडम, वेंसडे हमारा टेस्ट दोबारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर से सेम है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? सिमिलर वर्किंग हम जी की बनाएंगे, वहां से हमारा ये रेट निकला होगा और हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। कोई सवाल? अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, और दूसरा पार्ट है प्रिपेयर स्टॉक लेजर कार्ड टू डिटरमिन वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ। पहले पार्ट में कहा गया जर्नल एंट्रीज बनाइए, दूसरे पार्ट में कहा गया स्टोर लेजर कार्ड बनाइए इन्वेंट्री की वैल्यू एट द एंड ऑफ मंथ निकालने के लिए। अच्छा, यहां पे एग्जामिनर थोड़ा सा बात का दिक्कत कर जाता है। जैसे स्टोर लेजर कार्ड से हमें वैल्यू नहीं मिलती, स्टोर लेजर कार्ड से हमें कॉस्ट मिलती है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्टोर लेजर कार्ड से हमें कॉस्ट मिलती है, हम टेंशन में ना आ जाए वैल्यू कैसे निकालें। कोई शायद नया टॉपिक आ गया स्टोर लेजर कार्ड से वैल्यू निकालने का, हमने परेशानी में नहीं जाना। स्टोर लेजर कार्ड कॉस्ट के लिए होता है। हाँ, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, वहां से वैल्यू आती है। तो यहां से बहरहाल देखेंगे उसने हमसे वाकई वैल्यू निकलवानी है या स्टोर लेजर कार्ड से कॉस्ट ही निकलवानी है। एनीवेज, अच्छा, यहां पे जो चीज सीखने की है कि भाई स्टोर लेजर कार्ड पहले बनता है फिर जर्नल एंट्रीज बनती हैं। पहले स्टोर लेजर कार्ड में आप इश्यूज कैलकुलेट करोगे। देखो जरा, यहां पे आपको स्टोर लेजर कार्ड से पता लगता है ना मैंने कितने यूनिट्स किस वैल्यू पे इशू किए, और जब इशू की वैल्यू पता होगी तो ही इशू की एंट्री डलेगी ना। इशू की एंट्री हमने क्या सीखी थी? डेबिट वर्किंग प्रोसेस, क्रेडिट इन्वेंट्री। कितनी वैल्यू से वो स्टोर लेजर कार्ड से पता लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सवाल को हम करेंगे, लेकिन पहले पार्ट बी करेंगे फिर पार्ट ए करेंगे। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं और स्टोर लेजर कार्ड हम पहले बनाएंगे, उसके बाद जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। क्वालिटी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन्स। The company uses perpetual method for recording the weighted average method for valuation of inventory. AVCO method है perpetual system के तहत। The following information pertains to our raw material SRM for the month of June X3. ओपनिंग इन्वेंट्री, सारी ट्रांजैक्शंस आगे आती जा रही हैं। हम करते क्या है कि हम स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं, AVCO मेथड कहता है, और ये सारी ट्रांजैक्शन एक एक पढ़ते जाएंगे और उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। अच्छा, AVCO मेथड के तहत स्टोर लेजर कार्ड का मैंने आपको ये एफिशिएंट तरीका बता दिया। तो हम करते क्या है कि ये जो इसका स्टोर लेजर कार्ड है इसी पैटर्न पे, स्मार्ट पैटर्न पे ही प्रेजेंट करते हैं। इसमें मुझे लगता है हमें जरा आसानी रहती है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में उसका पार्ट बी कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज नोट कर लीजिए, यहां पे एग्जाम में आपको फिजिकल पेपर्स अब होने जा रहे हैं आपके फर्स्ट टाइम। फिजिकल पेपर में हर आंसर शीट के हर पेज के टॉप पे आपको यहां पे 3 बॉक्सेस मिलते हैं।
ये बॉक्सेस आपके दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर और उनका पार्ट्स मेंशन करने के लिए। जैसे अभी हम ये क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 4 और इसका पार्ट करने लगे हैं पहले बी। इट डज नॉट मैटर कि पहले ए करो पहले बी करो, जो भी पार्ट कर रहे हो पेज के ऊपर लिख देना है। हर पार्ट अलहदा पेज पे होता है, बेशक एक पार्ट आपका 2 लाइनों का ही क्यों ना हो। एक पेज पे करोगे, 2 लाइनों के बाद पार्ट खत्म हो गया, अगले पेज पे जाओगे, उसकी टॉप पे बताओगे कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट। ठीक है, तो फिजिकल पेपर में हर पार्ट अलहदा पेपर पे। ये मैं चूंकि मैंने फैसला किया मुझे पहले पार्ट बी करना है, तो मैंने क्वेश्चन 4B लिखा और मैं इसका सोल्यूशन पहले बनाऊंगा। इसका फॉर्मेट स्टोर लेजर कार्ड के मुताबिक डेट, डिस्क्रिप्शन और विद 3 कॉलम क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग बैलेंस, जून के महीने का रिकॉर्ड है, तो 1 जून का ओपनिंग बैलेंस आ गया 1,00,000 यूनिट्स, 80 रुपीज पर यूनिट। 1 जून बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,00,000 यूनिट्स 80 रुपए के हिसाब से। इनकी वैल्यू कितनी बन गई भाई? 8 मिलियन। इसके बाद 5 जून को 1,50,000 यूनिट्स परचेज्ड 85। 5 जून को परचेज आए 1,50,000 यूनिट्स 85 के हिसाब से। वैल्यू कितनी बनी? 12,50,000। 12 मिलियन है ये, ठीक है जी, 12 मिलियन, 12.75 मिलियन। हर परचेज के ऊपर नया एवरेज रेट, इसका टोटल कीजिए 20,750,000, इसका टोटल कीजिए 250,000, नया एवरेज रेट, 2 डेसिमल पे लिखेंगे रेट 83.00। ठीक हो गया जी, नया बैलेंस, नया रेट आ गया हर परचेज पे। 150,000 यूनिट्स वर इश्यूड फ्रॉम स्टोर ऑन 6 जून। 6 जून को इश्यूज हैं जी, 6 जून इश्यूज कितने यूनिट्स? 150,000 यूनिट्स इश्यू होंगे 83 के हिसाब से। वैल्यू बताओ? 1 करोड़ 12.45 मिलियन, 12.45 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे एक और तवज्जो कीजिएगा। अच्छा चलें, खैर हम इसके बाद बैलेंस अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, बैलेंस अपडेट कर दें। 1,00,000 यूनिट्स बचे 83 के हिसाब से 8.3 मिलियन। बेटा एज एन अकाउंटेंट मिलियंस की लैंग्वेज में बात करना सीखिए, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट हम मिलियंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, लाखों करोड़ों में बात नहीं करते हैं, मिलियंस और बिलियंस में बात करते हैं। ठीक है, तो आप भी उसी जबान में बोलने की आदत डालिए। नेक्स्ट ये जी, 5,000 यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन ऑन 12 जून। प्रोडक्शन से वापस आए 12 जून को रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन ऐड होने हैं कितने? 5,000 यूनिट्स। किस रेट पे? जिस रेट पे इश्यू हुए थे। ख्याल कीजिएगा, यहां पे जिस रेट पे इश्यू हुए थे उस पे वापस ले रहे हैं, ना कि लास्ट एवरेज रेट पे। प्रोडक्शन से वापसी है, जिस रेट पे इश्यू हुए थे उस रेट पे ही वापस ले रहे हैं हम। 4,15,000 टोटल। इसके बाद हम दे देते हैं यहां पे 1,05,000 यूनिट्स 83 के हिसाब से। टोटल हो गया ये 8715 मिलियन। यहां तक पहुंचे जी। आगे क्या जी? 150,000 यूनिट्स परचेज ऑन 15 जून एट 88.1। 15 जून को परचेज है 150,000 यूनिट्स की 88.10 के हिसाब से। वैल्यू क्या बनी?
12.15 मिलियन। नया एवरेज रेट निकलेगा हर परचेज के ऊपर 13.215 मिलियन। टोटल कीजिए 0.93 मिलियन। ये 2,55,000 यूनिट्स। एंड व्हाट इज द एवरेज रेट? 0.00। जी हम पहुंच गए हैं नोट नंबर 5 तक। नोट नंबर 5 तक की एडजस्टमेंट हमने देख ली। एनी क्वेश्चन? अच्छा, हमारा क्लास का टाइम अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को हम मजीद आगे कल लेकर चलेंगे, कंप्लीट करेंगे। बट ये मैंने आपसे जो शेयर किया, एक एवको मेथड के तहत स्टोर लेजर कार्ड बनाने का एक स्मार्ट तरीका। पार्ट बी पे हम बात कर रहे हैं, कल इसका पार्ट बी भी कंप्लीट करेंगे, पार्ट ए भी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।